नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है ना, वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग SST के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में ना आप लोगों का ना जो 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, उसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद आज की क्लास में ना 2022 का जो क्वेश्चन है ना, उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान मतलब जो SST विषय है ना, उसका सबसे पहले हम लोग ना पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक की CG टेट एग्जाम में ना, तो उन सारी चीज़ों को पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसको प्रैक्टिस के बाद ना फिर मैं आप लोगों का ना थ्योरी प्लस MCQ दोनों क्लास लेकर के आऊँगा। इन 2-3 महीने में ना पूरा के पूरा कोशिश करूँगा कि आपका जो SST विषय है मतलब सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ना, वो पूरी तरह से मैं इस विषय को कंप्लीट करा दूँ मैं अपने इसी चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप लोग ना अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव ना, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप अपना तैयारी कर पाओ और क्लास को देख पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, ये जो क्लास है ना उसका कंप्लीट होने के बाद ना इसका पूरा जो PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च मार सकते हो बाय MD धीवर करके ना, वहाँ पर आप लोगों का उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना इसका जो पूरा PDF रहेगा वो मैं डाल दूंगा, तो दोबारा आप लोग ना डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा ना, उसमें कुछ कुछ जो पॉइंट होगा ना उसको आप लोगों को नोट करना है, जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिविजन के लिए ना शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। पूरा वीडियो को नहीं देख पाओगे या पूरा जो पुस्तक है उसको तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ना आप जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना उसे आप लोग एक हफ्ते पहले बिल्कुल रिवीजन कर पाओगे। तो इसलिए जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना उसे आप लोग ना शॉर्ट में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को अब ध्यान से पढ़िए। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, उसके अमराई भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हुआ है। मतलब आप लोगों को बताना है ना कि अशोक के जो ना अभिलेख है विभिन्न प्रकार के ना, उसमें अमराई जो भाषा है ना उसमें कितना अभिलेख है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 1 या ऑप्शन D 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर D 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, उसके अमरई भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक के ना अमरई भाषा के जो अभिलेख है ना वो टोटल 3 अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है, अमरई भाषा में लिखे हुए। ठीक है, उसके अलावा ना अशोक कालीन ना जो अभिलेख है ना उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, अशोक के ना कुल 33 जो अभिलेख है, कितना, तो 33 अभिलेख प्राप्त हुए अशोक कालीन। ठीक है, जिनमें से ना 14 जो है ना 14 वो सबसे बड़े अभिलेख मतलब शिलालेख है, पत्थरों पर जो लिखे जाने वाली जो लेख होता है ना खुरच खुरच कर ना, उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। ठीक है, और 14 जो है ना अशोक कालीन ना वो शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसके अलावा ना 5 स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, कितना, तो 5 जो है वो ना स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अमरई भाषा में लिखे हुए जो अभिलेख है ना वो 3 है टोटल, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर D जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं की छेड़छाड़ को मौलिक अधिकार का हनन का अपराध मानने वाला शाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया। ऑप्शन A 1998, ऑप्शन B 1997, ऑप्शन C 2001 या ऑप्शन D 2003। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर B 1997 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकार का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया। तो ये जो विशाखा दिशा निर्देश है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने ना 1997 को जारी किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये विशाखा दिशा निर्देश एक्चुअल में क्या है। तो हुआ क्या था दरअसल 1997 में ना, कब, तो 1997
में ना ये जो विशाखा दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें विशाखा बनाम राजस्थान राज्य और भारत सरकार के ना कई मामले थे ना, जिसमें ना कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को ना रोकने के लिए दिशा निर्देश जो है ना वो जारी किया गया था। ठीक है, ये जो फैसला था ना वो भंवरी देवी बलात्कार के इस मामले पर ना जारी किया गया था। ठीक है, जहाँ ना एक सामाजिक कार्यकर्ता थी ना, तो उनके साथ ना बाल विवाह को रोकने के लिए ना उन्होंने कदम उठाया था, और उस कदम उठाने की वजह से ना कई लोगों ने मिलकर ना उसके साथ सामूहिक जो बलात्कार है ना वो कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद जो भंवरी देवी थे ना उन्होंने जनहित याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ये जो दिशा निर्देश है ना, विशाखा दत्त दिशा निर्देश जो है ना वो जारी किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया, तो 1997 को जारी किया। इतना चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। एक चीज़ और आप लोग और जान लीजिए, अगर आप लोग अभी टाइम लगेगा ना तो वो चलेगा, जितना ज़्यादा आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, और अगर सोचोगे ना कि 2-4 प्रश्न कर लेता हूँ या बाद में मैं पढ़ लूँगा एग्जाम से पहले ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्प सिलेबस है जो CGTET का, और ख़ासतौर से जो ना आपका SST का जो सब्जेक्ट है वो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 93 को अब ध्यान से पढ़िए। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है। ऑप्शन ए बदयूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी दारा शिकोह या ऑप्शन डी फैजी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला लेखक का नाम है। तो पंचतंत्र जो था ना उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला जो लेखक था ना वो अबुल फजल था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो अबुल फजल है ना वो 16वीं शताब्दी में ना पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और ये जो पंचतंत्र था ना उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद ना इसका जो नाम है ना वो बदल दिया था, और इसका जो नाम है ना वो अनवर ए सुहेली रखा था। क्या? अनवर ए सुहेली नाम से ना ये जो अबुल फजल है ना उन्होंने ना पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका नाम को बदल दिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करके क्या नाम बदला था? अनवर ए सुहेली। क्या? अनवर ए सुहेली नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 94 को ध्यान से पढ़िए। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पावापुरी या ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बोध गया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो सम्राट अशोक ने पहली जो धर्म यात्रा है ना वो बोध गया में किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा सम्राट अशोक ने ना अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में ना बोध गया का ना पहली बार धर्म यात्रा किया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से ना पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या ऑप्शन डी आमेर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो ना ये जो अकबर था ना उसका जो ना वैवाहिक संबंध जो नहीं था ना वो राजपूत राज्य जो बांसवाड़ा था ना उसमें कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, ये आप लोगों को याद रखना है। और अकबर के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अकबर जो है ना उन्होंने कौन सा नीति को अपनाया था, तो अपने आसपास के जितने भी राज्य थे ना, मतलब जो शत्रु राज्य हो सकते थे ना उसके बेटी को ना विवाह कर लेता था। मतलब ना जो भी ना अड़ोस पड़ोस के जो राज्य होते थे ना उससे ना वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, और उसे ना अपने जो परिजन है, अपना जो सगा है ना, मतलब ये मान के चलो अपने में मिला लेता था। ठीक है, तो वैवाहिक जो संबंध है ना इसका जो विदेश नीति था ना वो बहुत ही कुटिल माना जाता था, ये जो अकबर है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अकबर का ना किसी प्रकार से वैवाहिक जो संबंध नहीं था ना, वो बांसवाड़ा जो राज्य है ना वहाँ नहीं था राजपूत राज्य में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 96 को ध्यान से पढ़िए। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी निम्बाकाचार्य या ऑप्शन डी रामानुज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी रामानुज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग को बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रथम संत थे ना वो रामानुजाचार्य करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो रामानुजाचार्य है ना वो 11वीं शताब्दी में माने जाते हैं, ठीक है। मतलब 11वीं शताब्दी के आसपास थे वो, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना भक्ति आंदोलन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। भक्ति आंदोलन जो है ना वो इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब? तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है ना वो 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ था। लगभग तमिलनाडु और केरल जो राज्य है ना उसमें शुरू हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ना की शुरुआत कब हुआ या किस शताब्दी में हुआ, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन को ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को ध्यान से पढ़िए। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी प्रयाग या ऑप्शन सी अमरावती या ऑप्शन डी वल्लभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वल्लभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान पर हुई थी? तो जैन धर्म की ना धर्म सभा जो 453 में हुई थी ना वो वल्लभी में हुआ था। और ये जो वल्लभी है ना वो गुजरात राज्य में, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो धर्म सभा हुआ था ना उसका अगर कि महत्व को बताऊँ या उद्देश्य को बताऊँ ना तो जैन ग्रंथों पर ना नई टिप्पणी जो है ना वो लिखा गया, जिससे जैन साहित्य समृद्ध हुआ। मतलब जैन साहित्य की जो समृद्धि के लिए ना ये जो सभा है वो अलग अलग आयोजित होता था और जैन ग्रंथों में ना अलग अलग लेख लिखे जाते थे, टिप्पणियाँ लिखे जाता था, जिससे जैन जो साहित्य है ना वो और भी समृद्ध होते जाता था। तो इसलिए ना ये जो धर्म सभा है ना उसका आयोजन किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1858 में, ऑप्शन बी जून 1858 में, ऑप्शन सी नवंबर 1857 में या ऑप्शन डी अगस्त 1858 में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1858 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब किया गया बोला है। तो ये जो क्राउन की सत्ता की स्थापना की जो घोषणा है ना वो अगस्त 1858 में किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ना थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये जो 1857 का विप्लव क्या है, तो 1857 का जो विप्लव है ना उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है या ना इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहे जाने का जो कारण है ना आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ये विद्रोह के बारे में, ताकि आप लोग का जो समझ है ना वो थोड़ा सा और अच्छा रहे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ना कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के अंदर ना कई जो धर्म जाति के जो लोग हैं ना, मतलब हिंदू धर्म, सिख धर्म है ना, तो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं ना वो अंग्रेजों की ना सेना में शामिल था अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार जो अंग्रेज है ना उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और वो जो सैनिक थे ना उनको पुरानी जो राइफल है ना, मतलब जो बंदूक है ना, उसके स्थान पर ना एक नई एनफील्ड राइफल उन लोगों को दिया। और वो जो राइफल है ना और उसका जो कारतूस है, मतलब उसका जो गोली है ना, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, मुंह से चबा करके खोलना पड़ता था। जब सैनिकों को ये पता चला ना कि ये जो कारतूस है ना वो गाय एवं सूअर के चर्बी से निर्मित है, मतलब गाय और सूअर की ना चर्बी से बना हुआ ये जो कारतूस है और इसको खोलने के लिए ना मुंह से खोलना पड़ता था, तो क्या हुआ है ना, ये जो सैनिक है ना उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि गाय हिंदुओं का पवित्र इष्ट होता है, मतलब उसे अपना देवता मानता है जो गाय है उसको, और सूअर जो है ना वो अन्य धर्मों के जो लोग थे ना उनका भी इष्ट था। इसके वजह से ना जो पॉलिसी थे ना उसके लिए विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। और ये जो है विद्रोह है ना वो बहुत बड़ा रूप लिया, जिसे ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो प्रथम विद्रोह है ना वो मेरठ से स्टार्ट हुआ, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये प्रश्न जो है ना, उसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। भले आप लोगों को अभी टाइम लग रहा है, लेकिन समझने पर जोर दीजिए, रटने पर बिल्कुल नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। ये जो प्रश्न है उसे आप लोगों को सरल तरीके से थोड़ा सा समझाऊँ ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो अंग्रेज है ना, वो व्यापार करने के लिए सबसे पहला आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। और सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे करके भारत पर शासन करने लगा। आप लोगों को पता होगा जब ये घटना हुआ ना, जो आप लोगों को बताया ना, तो इस घटना को ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो संभाल नहीं सका ना। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, एलिजाबेथ ना, तो उन्होंने कहा कि अब ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था ना, उसको पूरी तरह से मैं ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद ना मैं ना सीधा ब्रिटेन से बैठकर डायरेक्ट शासन करूँगा भारत पर। ये घोषणा किया था। क्राउन शासन उसे ही कहा जाता है। जो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी ना, उसे क्राउन कहा जाता है, उसे क्राउन का ताज कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन में बैठकर डायरेक्ट भारत पर शासन करने की घोषणा कब किया था? अगस्त 1858 में किया था। आप लोगों को समझ में आया ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ वो वाला? बहुत ही इजी है अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी 1858 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में जोर देना है, रटने में बिल्कुल नहीं। रटोगे तो सेम प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन समझोगे तो कैसे भी घुमा करके पूछे, ईजी वे पे आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी शैलेंद्र, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी महेंद्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शैलेंद्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था? तो ये जो राजा था ना, वो शैलेंद्र नामक राजा था। ये आप लोगों को याद रखना है, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में ना मलाया के जो स्थान है ना, वहाँ ना भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था। ये बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित स्थान में प्राप्त सांस्कृतिक हड़प्पा युगांतर संस्कृति है? ऑप्शन ए बेलन घाटी संस्कृति, ऑप्शन बी क्वेटा घाटी संस्कृति, ऑप्शन सी झूकर संस्कृति या ऑप्शन डी सोतका कोट संस्कृति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी झूकर संस्कृति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगांतर संस्कृति है। तो ये जो झूकर संस्कृति है ना, वो हड़प्पा युगांतर संस्कृति है, ये आप लोगों को याद रखना है। और झूकर संस्कृति क्या है ये आप लोगों को बता दूँ ना, तो सबसे पहला ना यह ना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ना उत्तर हड़प्पा काल में ना विकसित हुआ एक पुरातन ना पुरातात्विक संस्कृति है। ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब ना सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुआ ना, तो उसके बाद ना धीरे से ना पुरातन में ना ये विकसित हुआ, ठीक है। बाद में विकसित हुआ ना उत्तर हड़प्पा काल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो झूकर संस्कृति है ना, वो चनहुदड़ो और अमारी जैसे स्थान पर पाया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सी संस्कार होता है? ऑप्शन ए चार प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी उपनयन, ऑप्शन सी जात कर्म या ऑप्शन डी समावर्तन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी समावर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है? तो विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद ना वैदिक साहित्य के अनुसार ना समावर्तन जो ना संस्कार है वो होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो समावर्तन संस्कार है क्या है आप लोगों को बताऊँ ना, तो हिंदू धर्म में ना टोटल 16 संस्कार होते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, जिसमें ना 12वां जो संस्कार है ना, वो
समावर्तन संस्कार होता है, जिसमें गुरुकुल में ना ब्रह्मचर्य का अंत होता है। मतलब शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद ना जो छात्र होता है ना वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, मतलब शादीशुदा वाला जो जीवन है ना उसमें प्रवेश करता है ना, तो इसके लिए समावर्तन जो संस्कार है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 102 को ध्यान से पढ़िए। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव द्वितीय या ऑप्शन डी बालाजी द्वितीय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बाजीराव द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? तो बासिन की जो संधि है ना वो अंग्रेजों के मध्य, मतलब ना ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसके मध्य, और उसके अलावा ना ये जो बाजीराव द्वितीय है ना तो उसके मध्य ना 1802 में बासिन की संधि हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो बासिन की संधि है ना वो 31 दिसंबर, कब? तो 31 दिसंबर 1802 को किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसके तहत ना जो पेशवा है ना उन्होंने ना पूना में ना 6000 अंग्रेजी सैनिकों को ना अपने पास रखना स्वीकार किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 103 को ध्यान से पढ़िए। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा, इसका अर्थ होता है? ऑप्शन ए उपवास, ऑप्शन बी संकीर्तन, ऑप्शन सी ध्यान या ऑप्शन डी भेदभाव रहित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संकीर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा, इसका अर्थ है, तो समा का जो अर्थ है ना वो संकीर्तन होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और संकीर्तन क्या होता है ये आप लोगों को समझाऊँ ना, तो समा या संकीर्तन ना जो एक आध्यात्मिक संगीत और नृत्य समारोह होता है जिसका अर्थ होता है सुनना या साधन में ना भाग लेना। ठीक है, मतलब जो गाना वगैरह संकीर्तन या फिर ना किसी प्रकार के अगर पाठ कर रहा है, गायन कर रहा है, नृत्य कर रहा है या कविता का पाठ कर रहा है ना, तो उसको चुपचाप ना सुनना और साधन करना ना, साधन में भाग लेना ना, वो क्या कहलाता है? संकीर्तन कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। समा का जो अर्थ होता है वो संकीर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 104 को ध्यान से पढ़िए। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था? ऑप्शन ए काजी उल कुजात, ऑप्शन बी उलेमा, ऑप्शन सी मोहताबिस या ऑप्शन डी दीवान ए सआदत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मोहताबिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुसलमान प्रजा का इस्लाम के नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाले मुगल अधिकारी था। तो ना मुगल अधिकारी जो था ना वो इस्लाम का जो निरीक्षण करता था ना, मतलब सदाचार का ना, तो उसे मोहताबिस कहते थे। ये आप लोगों को याद रखना है, जो अधिकारी था उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 105 को ध्यान से पढ़िए। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर अधिकारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था? ऑप्शन ए इलाही व्यवस्था, ऑप्शन बी इक्ता व्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्ताई व्यवस्था या ऑप्शन डी दहसाला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी दहसाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था? तो अकबर ने ना अपने शासनकाल के जो 24वें वर्ष थे ना उसकी पैमाइश पर ना नई राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, उसे दहसाला के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये दहसाला क्या है उसे आप लोगों को ना और सरल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ना दहसाला नामक एक भू राजस्व व्यवस्था था और इसे लागू करने वाला ना टोडरमल था। कौन? तो ना जो अकबर के जो वित्त मंत्री था ना टोडरमल, उन्होंने ना 1580 को, कब? तो 1580 को ना उसे लागू करने के लिए बोला था। ठीक है, तो टोडरमल ने ना दहसाला जो व्यवस्था है ना भू राजस्व व्यवस्था ना उसे लागू किया था और इसमें ना किसान के ना 10 वर्ष के फसल को देखा जाता था उसके औसत
औसत उपज को, ठीक है, और उस औसत उपज के मूल्य के आधार पर ना लगान लगाया जाता था, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है और उसके आधार पर ही ना वसूली किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी दहसाला जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 को ध्यान से पढ़िए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी भूस्वामी, ऑप्शन सी सीमा रक्षक या ऑप्शन डी पुरोहित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भूस्वामी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ना भूस्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्रक कहा जाता, ठीक है। मतलब आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना, तो जिसके पास ना खेत होता था, जो खेतों का स्वामी होता था ना, खुद जो किसान है वो ना, तो उस किसान को क्या कहा जाता था? क्षेत्रक कहा जाता था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मतलब ये है कि अर्थशास्त्र के अनुसार ना क्षेत्रक वह व्यक्ति होता था जो भूस्वामी का मालिक होता था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 107 को ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी पाश्चात्य सभ्यता, ऑप्शन सी जाति पंचायत या ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जाति पंचायत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्नलिखित में से नहीं कारक था। मतलब जो कारक नहीं था ना उसे पूछा गया है, और जो जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक नहीं था ना वो जाति पंचायत था, जो जाति व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता था, ठीक है। उसके अलावा औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा, ये जो तमाम तीनों जो विषय है ना वो ब्रिटिश काल में ना जाति को प्रभावित करता था। मतलब जाति के अनुसार ना अलग अलग सबको बांट करके रखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए नक्शबंदी, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी चिश्ती या ऑप्शन डी अहमदिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है नक्शबंदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? तो जो सूफी संत शेख अहमद सरहिंद है ना वो नक्शबंदी संप्रदाय के थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को ये बता दूँ ना ये नक्शबंदी क्या होता है। तो नक्शबंदी जो है ना वो एक प्रकार का संप्रदाय है, और ये जो नक्शबंदी जो है ना इसकी जो संस्थापक है ना वो बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी थे। कौन? तो बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी जो थे ना वो नक्शबंदी के संस्थापक थे, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो नक्शबंदी जो है ना वो 14वीं शताब्दी के मध्य में ना इसकी स्थापना हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बताते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ऑप्शन ए डिज़राइली, ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज या ऑप्शन डी रॉबर्ट पील। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है डिज़राइली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बताते हुए राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह जो है ना 1857 की विप्लव को जो कहा था ना वो डिज़राइली नामक व्यक्ति ने कहा था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और 1857 की विप्लव के बारे में मैं आप लोगों को बताया था ना, जिसे सैनिक विद्रोह या चर्बी वाला कारतूस विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ये 1857 की जो क्रांति है वो, और सबसे पहला मेरठ में स्टार्ट हुआ बोल करके आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जितना भी मैं आप लोगों को ना एक्स्ट्रा बताता हूँ ना अलग से ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो अपने शॉर्ट नोट्स में ना आप लोगों को लिख करके रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 110 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो या किसी प्रकार की ना आप लोगों को अलग से
सजेशन चाहिए ना, और उसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जा करके ना ये कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है, और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है ना उसे आप लोगों को दे दूंगा। और उसके बाद ना आप लोग कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो, और किसी प्रकार की अगर सजेशन चाहिए, सलाह चाहिए, चाहे वो बुक लिस्ट के होकर के चाहे वो अन्य विषयों को लेकर के हो ना, तो सारा चीज़ मैं आप लोगों को पर्सनली रूप से बता दूंगा, ठीक है। और मैं चाहूँ ना तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन ना छोटे छोटे प्रश्न के लिए भी बार बार लोग फ़ोन करेंगे ना, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट रखा हूँ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा गया है, जिनको विशेष जो सलाह है ना उसकी आवश्यकता होगा उनके लिए है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने की ओर फोकस करते हैं, एक बार ज़रूर आप लोग सोचिएगा अगर लेना चाहोगे तो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 110 को अब ध्यान से पढ़िए। त्रिगवेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सुदास, ऑप्शन सी भरत या ऑप्शन डी वैश्वा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सुदास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिगवेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? तो त्रिगवेद में ना जो 10 राजाओं के साथ युद्ध करने वाले जो राजा थे ना उसका जो नाम है वो सुदास नामक राजा था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो राजा सुदास था ना वो भरत कबीले का राजा सुदास था। कौन? तो भरत कबीले से ना ये संबंधित था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो युद्ध का जो नाम था ना वास्तविक ना उसे 10 राज्य युद्ध के नाम से या 10 राजाओं का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ ना वो पुरुषणी नदी के पास, वर्तमान में जो रावी नदी है ना उसके तट पर ये युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो युद्ध हुआ था ना और इसका जो परिणाम था ना वो राजा सुदास जो थे ना वो विजयी हुआ था और भरत वंश का इसमें विस्तार हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को ध्यान से पढ़िए। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1974। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1994 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? तो ये जो भारत में ना जो बाल श्रम नीति का जो क्रियान्वयन किया गया और बाल श्रम जो उन्मूलन प्राधिकरण है ना वो 1994 में बनाया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका एग्जैक्ट डेट मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो 26 सितंबर, कब? तो 26 सितंबर 1994 को ना ये जो बाल श्रम प्राधिकरण संस्था है ना उसका स्थापना किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद ना 1987 को, कब? तो 1987 को ना ये जो बाल श्रम प्राधिकरण जो संस्था है ना उसे राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के तहत जाना गया। कब? 1987 को ना राष्ट्रीय जो नीति है ना बाल श्रम नीति उसके लिए जाना गया, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए 1994 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 112 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी चैतन्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी चैतन्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो केवल आप लोग ये जो महाप्रभु ना उसको देख करके जान सकते थे कि चैतन्य को और क्या कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है ना, ये जो चैतन्य है वो। तो ये जो चैतन्य है ना वो गौरवपूर्ण होने के कारण, मतलब इसका जो ख्याति है वो गौरवपूर्ण होने के कारण ना इसे गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है चैतन्य के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 113 को ध्यान से पढ़िए। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन बी व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन सी संचार माध्यमों का विकास या ऑप्शन डी कृषि में नवीन प्रयोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सांस्कृतिक परंपरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। आधुनिक भारत में क्या? नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में जी। तो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ना उसके विकास में जो कारण नहीं माना जाता है ना वो सांस्कृतिक परंपरा को नहीं माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 114 को ध्यान से पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी में समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? ऑप्शन ए सुरक्षा घेरे की नीति, ऑप्शन बी समानता एवं संघर्ष की नीति, ऑप्शन सी समानता एवं पार्थक्य की नीति या ऑप्शन डी संघ की नीति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा घेरे की नीति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता था? तो ये जो नीति था ना उसे सुरक्षा घेरे की नीति कहा जाता था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये सुरक्षा घेरे की नीति क्या है आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। तो ये जो सुरक्षा घेरे की जो नीति है ना उसे रक्षात्मक रणनीति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है ना अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ना पड़ोसी राज्यों को एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करना अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना उसका एक रणनीति था, ये आप लोगों को याद रखना है। और इस रणनीति के तहत ना जो भारतीय रियासत थे ना उसके साथ समझौता किया था, ठीक है। और वो जो समझौता था ना उसे सुरक्षा घेरे की नीति के नाम से जाना जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 को ध्यान से पढ़िए। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। तो भारत के जो संविधान है ना उसमें एक आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है ना उसका उल्लेख किया गया है। और ये जो उल्लेख है ना वो प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ना उल्लेखित है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए अब आप लोगों के सामने ना एक कूट प्रश्न आ गया, तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 116 को ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब आप लोगों को 1 से लेकर 3 तक की ये कथन दिया है उस पर विचार करना है और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट को पढ़िए। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। दूसरा, इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 3 सही, ऑप्शन सी कथन 2 और 3 सही या ऑप्शन डी कथन सभी सही। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कथन 1 और 3 सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला इसमें बोला है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये 3 कथन दिया था। तो सबसे पहला जो फर्स्ट कथन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। तो राज्यसभा जो है ना वो कंटिन्यू चलने वाली संस्था है, ये आप लोगों को याद रखना था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ना तीसरा सही हो जाएगा। कैसे? राज्यसभा के सदस्य की पदावधि 6 साल की होती है। तो प्रत्येक राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना उसको जो पदावधि मतलब जो कार्यकाल है ना वो 6 वर्ष का होता है, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा कैसे गलत होगा ये आप लोगों को बता दूं, इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं 1/4 जो बोला है वो गलत है। 1/3 बोलता ना, 1/3 भाग बोलता ना तो करेक्ट होता। यहाँ चौथाई बोला है, 1/3 होता जी, 1/4 कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता। ये जो राज्यसभा की जो सदस्य होते हैं ना टोटल ना, तो उसमें से 1/3 मतलब 1/3 जो सदस्य हैं ना वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये करेक्ट होता। लेकिन 1/4 बोला तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ना इसी प्रकार से हम फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
ये प्रश्न क्रमांक 117 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2 आप लोगों का फिर से कथन दिया है तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला कथन को पढ़िए, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। दूसरा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन ए कथन 1 सही, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 सही है, या ऑप्शन डी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न कथन पर विचार करें बोला है और पहला कथन कैसे सही होगा जान लो। सबसे पहला, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के जो तीसरा भाग है ना उसमें 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोगों का ना ये कौन कौन से हम लोगों को ना 6 मौलिक अधिकार मिला है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। कौन से मौलिक 6 कर्तव्य है और कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोगों को ना एक बार पढ़ना है खुद से, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा को पढ़ते हैं कैसे सही होगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों के पास ना टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो 11 हम लोगों के पास मौलिक कर्तव्य है ना वो मूल संविधान में ना उसका उल्लेख नहीं किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना मैं जो ये आप लोगों से प्रश्न पूछा हूँ उसका आंसर आप लोग अवश्य दोगे। अपने नॉलेज के लिए ज़रूर एक बार सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 118 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? ऑप्शन ए आश्वासन समिति, ऑप्शन बी प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, या ऑप्शन डी प्रकलन समिति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रकलन समिति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की समिति है? तो निचले सदन की जो समिति है वो प्रकलन समिति करेक्ट हो जाएगा। और निचले सदन जो होता है वो लोकसभा होता है क्या? तो लोकसभा जो है ना वो उसे निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा जो होता है उसे उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। उच्च सदन कौन कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। और निचला सदन कौन कहलाता है? लोकसभा कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना, उच्च सदन और निम्न सदन वाला या निचला सदन वाला। उसके अलावा ना प्रकलन समिति क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। प्रकलन जो समिति होता है ना वो लोकसभा में ना एक स्थायी समिति होता है जिसमें हर साल ना लोकसभा के जो 30 सदस्य होते हैं ना उसको चुना जाता है, ठीक है। और ये जो 30 सदस्य होते हैं ना इसका अगर ये कार्य के बारे में बात करूँ ना तो सरकार द्वारा ना बजट प्रस्तुत तो किया जाता है ना उसका अनुमान लगाना होता है और उसके अलावा ना कुशलतापूर्वक उसका आकलन किया जाता है सरकार के सभी विभागों का। और उसके अलावा ना सुझाव देना ना ये जो प्रकलन समिति के सदस्य ना उसका कार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 119 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो उच्च न्यायालय से ना किसी विषय पर ना किसी भी प्रकार से परामर्श ना ले सकता है, ठीक है। और ये जो संविधान की जो अनुच्छेद इसमें उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 143 में उल्लेख है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 143 जो है ना उसमें ना राष्ट्रपति को ना उच्च न्यायालय की सलाह मांगने की शक्ति प्राप्त है और सलाह अधिकार क्षेत्र के रूप में ना जाना जाता है इसे, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? तो सलाह अधिकार क्षेत्र के नाम से ना ये जो राष्ट्रपति का जो अधिकार है ना उसको जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अनुच्छेद को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 32 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के ना अनुच्छेद 32 में ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेख है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है ना वो एक मौलिक अधिकार है। कौन? तो ये जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना वो एक मौलिक अधिकार है, और इसके तहत ना नागरिकों को ना उन मामलों पर ना जो मौलिक अधिकार उनको मिले हुए ना उसके हनन होने पर ना सीधे के सीधे ना सर्वोच्च न्यायालय जाने का ना तो उसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में ना अपना जो अधिकार हनन हुआ है जो मौलिक अधिकार का ना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, अगर स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है ना तो आप डायरेक्टली ना सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ना अपना अपील कर सकते हो। ठीक है, मौलिक अधिकार के हनन के मामले पर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है 32 अनुच्छेद वो करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के नाम पर ना आप लोग जा सकते हो, आपका अगर कि किसी प्रकार का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो तो। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों का ना लगभग अभी मैंने ना केवल 30 प्रश्न कराया हुआ है, और नेक्स्ट क्लास में ना 30 प्रश्नों को आप लोगों को और कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का जो CGTET एग्जाम है ना उसमें टोटल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा ना तो ये जो 60 प्रश्न एक साथ कराना संभव नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन जो माइंड होता है ना मुश्किल से ना 40 से 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 50 से 55 मिनट ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रह पाता है। उसके बाद ना फिर से वो पढ़ने में ना उसका मन नहीं लगता। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे मैं शिफ्ट में लाऊंगा। मतलब 30 प्रश्न आज करा रहा हूँ ना तो 30 प्रश्न इसके बाद वाला जो क्लास आएगा ना उसमें आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग ना बेहतर तरीके से पढ़ पाओ, स्लॉट में पढ़ पाओ। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं आप लोगों का केवल अभी 30 प्रश्न करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना उसमें भी आप लोगों का 30 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को ना अभी का यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए आप हमेशा ना बढ़िया सा पढ़ते रहिए, अपने तैयारी करते रहिए, और आपका दिन शुभ हो एवं मंगलमय हो।